फिजिक्स के ऊपर है, ठीक है। फिजिक्स के बीच में हमने वेक्टर्स शुरू किया हुआ, ठीक है। इससे पहले हमने वेक्टर्स के बीच में लास्ट डे यूनिट वेक्टर्स की बात की थी, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स के बीच में हमने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के साथ बात की थी, हमने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के साथ बात की थी, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बीच में अगर मैं किसी वेक्टर को मेंशन करने की कोशिश करता हूं तो वो इस तरह से निकल के आता है, आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स, ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि आई कैप, जे कैप एंड के कैप रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये सारा डिस्कस किया, ठीक है, ये सारा डिस्कस कर लिया था हमने, ठीक है। इशिता जी आगे तवलीन लगी अभी भी, ठीक है। आज का टॉपिक जो हमारा निकल के आएगा, ठीक है, जो आज का टॉपिक निकल के आ रहा है वो मेरा निकल के आ रहा है अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वैसे सारा वेक्टर इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं रोज ही कहता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सच में यार, रोज के जितने भी टॉपिक हम वेक्टर्स के बीच में कर रहे हैं ना, खास करके वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या बोलूं, है ही इंपॉर्टेंट, तो बार बार इंपॉर्टेंट बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब इनके ऊपर अच्छे तरीके से बात करते हैं कि हमें मिलेगा, ठीक है। अब 3 टाइप्स के मेरे पास निकल के आते हैं इसके बीच में भी मल्टीप्लिकेशंस। जब एक स्केलर की मल्टीप्लिकेशन आप करते हो वेक्टर के साथ, ठीक है। सेकंड निकल के आता है जब एक वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करते हो वेक्टर के साथ। फिर थर्ड निकल के आता है जब एक वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करते हो वापस वेक्टर के साथ, ठीक है। अब कई सोच रहे होंगे सर ने 2 बार लिख दिया, गलती लगा दिया, हाँ मेरी गलतियां निकालने के बैठे हो हैं। नहीं, मैंने गलत नहीं लिखा। अब इनके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या निकल गया था उसके ऊपर बात करें। अब 2 तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं वेक्टर्स के, एक जिसमें हमें स्केलर क्वांटिटी मिले, ठीक है, एक जिसमें स्केलर क्वांटिटी मिले, एक जिसमें वापस वेक्टर क्वांटिटी मिले, ठीक है जी। वेक्टर क्या, वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार वो मुझे स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी देगी, तो ये मेरे पास 2 अलग अलग निकल के आते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स मेरे 3 टाइप के होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। स्केलर इंटू वेक्टर, सेकेंड निकल के आएगा वेक्टर इंटू वेक्टर, थर्ड भी निकल के आएगा वेक्टर इंटू वेक्टर। लेकिन वेक्टर इंटू वेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या निकल के आता है कि एक में मेरे पास स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी, दूसरे में मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगी। अब दोनों के बीच में डिफरेंस तो पता चले, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस तो पता चले। अब दोनों के बीच में डिफरेंस पता लगाने से पहले हम ये वाले वेक्टर को जान लेते हैं, ये होता है, ये वाले वेक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर आगे वेक्टर इंटू वेक्टर के ऊपर चलेंगे, ठीक है। अब स्केलर इंटू वेक्टर का मतलब क्या निकल गया? फॉर एग्जांपल मेरे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, हम मान लेते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर इस वेक्टर की मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं, ठीक है, इस वेक्टर की अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं 5 के साथ, तो याद रखिएगा मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगी, बट वो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन, अब याद रखिएगा यहां पे जब भी आप स्केलर के साथ किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो एक न्यू वेक्टर
will form having different magnitude but same direction. मतलब मुद्दे की बात ये निकल के आ रही है ए और बी की डायरेक्शन सेम है, दोनों की सेम डायरेक्शन निकल के आएगी, पर मैग्नीट्यूड दोनों का क्या निकल के आएगा, डिफरेंट निकल के आएगा। सो जब भी एक स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे किसी वेक्टर के साथ तो मेरे पास एक नया वेक्टर ही निकल के आएगा, बट वो वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, नोट कर लो, मुझे रब करना है, मुझे जगह चाहिए मल्टीप्लाई शो करने के लिए। ठीक है, नोट पक्का बनाते जाओ, उसमें लिथार्जिक मत होना, निकम्मा मत करना। दोबारा बोल रहा हूं, मैं स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूं। अगर मेरे पास ए वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, अगर किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, स्केलर क्या होता है, कोई मैग्नीट्यूड 5 -5 हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो एक नया वेक्टर निकल के आएगा मेरे पास जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा पर डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। अब जो ए वेक्टर की डायरेक्शन निकल के आ रही है, जो नया वेक्टर बी वेक्टर निकल के आ रहा है, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी, बट मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का डिफरेंट। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं आपको, अब ध्यान से देखिएगा मल्टीप्लाई करना कैसे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना कैसे, हम उसके ऊपर बात करें। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के बीच में जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने 3 की वैल्यू पुट की, सॉरी ए वेक्टर की वैल्यू पुट की, तो हो क्या रहा है, 5 × 3 पहले 15i क्या, 5 × 2 मतलब अंदर वाली सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई, और ये जो नया वेक्टर निकल के आ रहा है इसे नाम दे दिया बी वेक्टर। जो ये नया वेक्टर निकल के आ रहा है इसे नाम दे दिया बी वेक्टर का। अब समझ में आ रहा, तो ये मेरा पहला पार्ट था। देखिए स्केलर को जब आप वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, स्केलर को जब आप एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, देन आगे मेरा निकल के आता है वेक्टर इंटू वेक्टर। अब वेक्टर इंटू वेक्टर के बीच में इस वाले वेक्टर को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, इस वाले वेक्टर को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस हमने डॉट और मल्टीप्लाई के साथ शो किया। आगे चलेंगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। सो मेरा आज का टॉपिक सारा का सारा ही आगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के साथ मिलेगा। ठीक है, इसे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर के बीच में अगर आप देखो दो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना, तो पैर में डॉट लिखी जाती है। ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है। तो ये डिफरेंस है दोनों को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। ठीक है, अब याद रखिएगा यहां पर डॉट प्रोडक्ट लेने पे मेरे पास एक सी निकल के आएगा, वो वेक्टर नहीं है बिकॉज वो स्केलर है। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास एक वेक्टर निकल के आएगा, उसके ऊपर क्या निशान आ रहा है, सी वेक्टर। क्या निशान आ रहा है, सी वेक्टर।
ठीक है, ये डिफरेंस निकल गया। ठीक है, इसीलिए इसे बोल दिया जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और इसे बोल दिया जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की जगह स्केलर प्रोडक्ट बोल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की जगह वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा टॉपिक यहां पर निकल के आता है, इसे लिख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। आज हम यही सीखने वाले हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप जब भी लोगे तो वो क्या निकल के आएगा, सी की वेक्टर। अब इसके एग्जांपल 9th क्लास में पढ़ के आए हो, इसके एग्जांपल आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। ठीक है, उसमें क्या करते थे, वर्क डन लेते थे हम, वर्क डन क्या लेते थे, वर्क डन लेते थे। अब वर्क डन क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप 9th क्लास के बीच में उसे ऐसे लिखते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास के बीच में ऐसे लिखते थे इसे। ठीक है, अब वर्क डन क्या होता था, स्केलर। फोर्स क्या होता है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, वेक्टर। ठीक है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर। तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, स्केलर, दैट इज वर्क डन। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा +1 क्लास के बीच में, जब आप +1 क्लास में जाते हो तब आपको पता चलेगा कि वर्क डन का असली मीनिंग ये हमारा सही फॉर्मूला है। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। ये +1 में जाके समझ में आया। ठीक है, कि ये जो 9th में हमने पढ़ा ये प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है। ये +1 में आप जब स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में देखते हो तब जाके आपको पता चलता है कि ये मेरा एग्जैक्ट फॉर्मूला निकल गया, कि ये मेरा एग्जैक्ट फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, अब इसे समझते हैं क्यों, कैसे। ठीक है, अब ये सारे फंडे को समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे सॉल्व करना। ठीक है, हाउ टू सॉल्व डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, उसे सॉल्व करना सीखना है। हाउ टू सॉल्व डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, वो अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो पता चल गया। हाउ टू सॉल्व ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, उसके ऊपर है। ठीक है, अब इसमें आप याद रखिए, एक वेक्टर ये लगा रहा है, एक वेक्टर ये लग रहा है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इनके बीच में ये, ठीक है, एक एंगल ये निकल रहा है, दो एंगल्स निकल के आ रहे हैं इसके बीच। ठीक है, वैसे भी अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बोला था, क्या देखते हैं, टेल से टेल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच में हम क्या देखते हैं, टेल से टेल देखते हैं। ठीक है, और अगर इसे अच्छी तरीके से देखूं तो ये निकल के आ रही है टेल से। इसे अच्छे तरीके से देखूं तो ये निकल के आ रहा है टेल से। ठीक है, सो इन शॉर्ट अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो ए वेक्टर का और बी वेक्टर का, तो वो निकल के आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा के बीच। ये मेरा आंसर निकल गया। आगे चल के इसका प्रूफ भी करेंगे।
ठीक है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन A and B. Theta is the angle between A and B. Where theta is the angle between A and B. So this is the method how, this is the formula basically how to solve the dot product of a two vectors. ठीक है, how to solve the dot product of a two vectors. ठीक है, सॉल्व कैसे करना है इसके ऊपर बात करते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अरे ध्यान से देखो, मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट निकल के आई मेरे पास 2 मीटर। ठीक है, अब फोर्स मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट मैं मान के चल रहा हूं इस डायरेक्शन, और इन दोनों के बीच में अगर एंगल 60 डिग्री का निकल के आ रहा है, दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फाइंड W, मतलब वर्क डन फाइंड करके दिखाना, फाइंड द वर्क डन। तो कैसे करेंगे? ठीक है, इसके बीच में मेरे पास क्या निकल के आएगा? ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला मेरे पास निकल के आता है ये, अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ F इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ S इंटू cos 60 डिग्री। अब मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ? इसका 6 दिया हुआ, इसका दिया है 2, तो वर्क डन मेरा निकल के आ रहा है 62। दिस इज माय आंसर। तो देखो डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कैसे करना। ठीक है जी, इसी तरह से टू चेक A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर। अब ये चेक करना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिया? मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब वर्डिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। इसका मतलब क्या निकल गया है? ए वेक्टर यहां पे मैं मान लेता हूं, बी वेक्टर यहां पे। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं। एंगल कैसे देखना है? एंटी क्लॉकवाइज। जब ए वेक्टर टू बी वेक्टर की बात की जाती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की बात की जाती है, उसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि वी हैव टू मूव फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी अगर मूव करते हैं तो डायरेक्शन क्या निकल के आएगी? एंटी क्लॉकवाइज निकल के आएगी। डायरेक्शन क्या निकल के आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल क्या निकल के आ रहा है? थीटा। मैं सपोज करके चल रहा हूं, एंगल क्या निकल के आ रहा है? थीटा, 360 डिग्री। ठीक है, तो नोट कर लो इस बात को, साइड में कहीं नोट कर लो। जब भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया होता है, देन वी हैव टू मेजर द एंगल फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अगर बी टू ए दिया हुआ है तो वी हैव टू मेजर द एंगल फ्रॉम बी टू ए। लेकिन एवरी टाइम एक बात याद रख लो, एवरी टाइम वी विल मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मेजरमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगी। मतलब अगर मैं बी टू ए से देख रहा हूं तो ये वाला एंगल निकल के आएगा। ये वाला एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, ये भी क्या जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम ए टू बी।
लेकिन दोनों केसेस में एवरी टाइम जाना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाना। सो मेजरमेंट्स विल टेक प्लेस ओनली इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मीनिंग पे आते हैं। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब आता है फ्रॉम ए टू बी। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मीनिंग निकल के आएगा फ्रॉम ए टू बी। ये सारा नोट करके चलो। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इसकी चेकिंग करते हैं। मैं ये सारा रब कर रहा हूं। फॉर्मूला का अकॉर्डिंगली इसकी सारी चेकिंग करके चलो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इसी तरह से राइट हैंड साइड, ठीक है, उसमें आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मैंने अभी बताया एंगल क्या आएगा, ये वाला। ठीक है, तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा। 360 डिग्री माइनस थीटा। अब जिन बच्चों ने तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज नहीं किया अभी, उनके लिए सीधा आंसर बोल रहा हूं। बाद में कभी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज दोबारा रिपीट करवाऊंगा तो पता चल जाएगा उन्हें। अब जिन बच्चों ने किया हुआ तो उन्हें पता चल रहा होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 360 माइनस थीटा इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस इज पॉजिटिव, तो ये इसके इक्वल निकलेगा। जिन्होंने नहीं किया तो मैं उनको यही बोल रहा हूं, वो ये वैल्यू याद रख लो। जब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कभी करवाऊंगा दोबारा रिपीट तो उन्हें पता चल जाएगा, बाकियों को आता है, बाकियों को आता है। ठीक है, यहां से क्या निकल गया ये। ठीक है, तो नोट करके लिख लो एक बात, यहां पे नोट करके एक बात लिख लो अपनी कॉपी के बीच में, दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज क्यूमुलेटिव। क्या होता है, क्यूमुलेटिव होता है। ठीक है, क्यूमुलेटिव होता है। अब थिंग्स टू रिमेंबर, नोट कर लो ये बात, बड़े ध्यान से देखना कि जब भी दो वेक्टर्स के बीच में आपको एक एंगल बड़ा दिया हुआ है, दूसरा एंगल छोटा दिया हुआ है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। एक एंगल 120 दिया हुआ है, एक 240 दिया हुआ है। ठीक है, यू ऑलवेज हैव टू कंसीडर, you should always consider smaller angle। आप स्मॉलर एंगल को ही कंसीडर करके आगे बढ़ोगे। You should always consider smaller angle। क्लियर हो रही बात है? तो ठीक है, जागती आंखों से सोने वालों जाग जाओ, रिप्लाई भी दे दिया करो कभी। मैं अकेला ही बोलता रहता हूं, कम से कम हंस ही लिया करो बीच में। मुझे ऐसा तो लगेगा मेरे साथ कोई पढ़ भी रहा है। फिर से कोई पढ़े, आगे नहीं करवाऊंगा मैं फिर। पहले बोलो ठीक है, सारे इकट्ठे बोलो ठीक है।
शुक्र है जाग रहे हैं, सारे जाग रहे हैं। चलो आगे बढ़ रहा हूं, यहां तक अगर क्लियर है तो यहां आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। देन इसमें एक ना स्पेशल केस लेके चलते हैं, स्पेशल केस। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तो आप खुद सोचो, ठीक है, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री 0 होता तो आंसर क्या निकल के आएगा? 0। जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री निकल के आएगा तो आंसर क्या निकल के आएगा? 0। दिस इज द रीजन, अगर आप कुली वाली एग्जांपल लेके चलो 9th क्लास की, अब वहां पर रट्टा लगवाते थे आपको, अब यहां पर पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। वहां पर कुली वाली एग्जांपल में क्या करते थे, ठीक है, अगर आपको अच्छी तरह से याद हो, ठीक है, उसमें क्या होता था, एक कुली सिर के ऊपर लगेज लेके खड़ा हुआ, ठीक है, कुली सिर के ऊपर लगेज लेके खड़ा हुआ, अरे बाबा रे कितना काम कर रहा है, इतना भारी लगेज लेके खड़ा, लेकिन ठीक है, अब उसने वॉक करना शुरू कर दिया सिर के ऊपर लगेज लेके, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जा रही है, क्यों? वेट mg हमेशा ग्राउंड की डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। जो भी उसने लगेज कैरी किया होगा अपने सिर के ऊपर, उसका वेट क्या निकल के आएगा? डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ, और वो प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा है, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर तो एंगल क्या निकल के आ रहा है? 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री। तो आंसर क्या लिखा है? वहां पर 9th क्लास में क्वेश्चन आता था, बच्चे को क्रैमिंग करवाते थे, यहां पर डॉट प्रोडक्ट करने के बाद उसका प्रॉपर आंसर निकल के आ गया मेरे पास, प्रॉपर आंसर आ गया मेरे पास। अब शो चेकिंग दिस इक्वेशन टू द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की तरफ जा रहा हूं इसी कंसेप्ट के साथ। अबे चलो ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के साथ मूव कर रहा हूं इसी कंसेप्ट के साथ, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, तो मेरे पास क्या निकल गया, ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब मैंने क्या बोला था, आई कैप रिप्रेजेंट किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स एक्सिस की। जे कैप किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? वाई एक्सिस की। के कैप किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? जेड एक्सिस की। आपस में क्या है? 90 डिग्री के एंगल। आपस में क्या निकल के आएंगे? 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो यहां से मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं अगर आई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट एंगल दूं, अगर इस डायरेक्शन में जाता हूं, आई कैप टू जे कैप, आई कैप टू जे कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप cos 90 डिग्री। मेरा आंसर आ गया 0। ठीक है, पिछला कंसेप्ट उठा के बात कर ली हमने। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली अगर जे कैप टू के कैप आता हूं, एंगल मैंने पहले बोला था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करूं, तो जे कैप टू के कैप में जाता हूं, अगेन जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड, cos 90 डिग्री, फिर से अंडा, 0 आंसर आ गया, अंडा आ गया फिर से। सिमिलरली और आगे रेड कलर के साथ मूव करें, इस डायरेक्शन में फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
कलरफुल निकल के आ रहा है हमारा सारा कंसेप्ट। के कैप डॉट जे आई कैप टू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप cos 90 डिग्री। आंसर क्या निकल गया? अगेन आंसर क्या निकल के आएगा? 0। So orthogonal vectors represents x y z directions and x y z axis अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर उठाओगे तो हमें पता है वो 90 डिग्री के एंगल पर है। इट मींस i कैप j कैप k कैप आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर। दैट इज व्हाई उन सभी का डॉट प्रोडक्ट आपस में क्या निकल के आएगा? 0। ठीक है। सिमिलरली अब ध्यान से देखिएगा, सिमिलरली ये आई कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जे कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये के कैप को। और अगर मैं वेक्टर लेता हूं आई कैप डॉट आई कैप मींस आई कैप तो पहले से बना हुआ, उसके ऊपर एक और आई कैप आ गया, एक और वेक्टर निकल गया। तो एंगल क्या निकल के आ रहा है इसके बीच में? 0 डिग्री। देख के पता चल रहा है ये बिल्कुल उससे क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या निकल के आ रहा है? 0। देख के चलो, मैंने तभी उसे रेड कलर के साथ बनाया, उसे ब्लैक कलर के साथ रिप्रेजेंट किया। मैं दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन आई कैप डायरेक्शन मेंशन कर रही है, मैग्नीट्यूड नहीं। मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही बनना है। तो दोनों की डायरेक्शन एक्स एक्सिस निकल के आ रही है, दोनों ओवरलैप कर रही है, तो एंगल क्या निकल के आ रहा है? 0 डिग्री। cos 0 डिग्री क्या होता है? 1। मैग्नीट्यूड इसका भी 1, मैग्नीट्यूड इसका भी 1, इसका भी 1, तो क्या निकल गया? 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप ये भी आ गया, ये इस तरह से, ये भी क्या आएगा? 1। के कैप डॉट के कैप ये भी क्या आएगा? 1। ठीक है। तो सारे आंसर्स क्या निकल के आ रहे हैं? 1 1 1 1 1 1 1 1 1। क्योंकि यहां पर यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यहीं से एक बात लिखो, नोट करके, नोट डाल के एक बात लिखिए कि अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकल के आ गया तो उसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर cos 0 डिग्री। नोट डाल के, तो मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, सेम वेक्टर किसके इक्वल निकल के आता है? मैग्नीट्यूड। ये वाला रिजल्ट निकालो। ठीक है। Square of a magnitude of a vector is equal to dot product of the vector with itself. Dot product of the vector with itself. Dot product of the vector with itself. ठीक है। और ये आंसर हमेशा मेरा क्या निकल के आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव। ये आंसर क्या निकल के आएगा? ऑलवेज ए पॉजिटिव। ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर आपको दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस जे कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करके दिखाओ जरा। तो क्या निकल के आएगा? सीधा लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप डॉट 2 आई कैप प्लस जे कैप। तो क्या निकल के आएगा? पहले ये आई कैप का पूरा डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, ठीक है, प्लस फिर ये जे कैप का पूरा डॉट प्रोडक्ट इसके साथ। तो क्या निकल के आएगा? ये 2 आगे आई कैप डॉट जे प्लस 2 आई कैप, ये आई है
ये आई कैप डॉट आई प्लस 2 आई जे कैप डॉट आई प्लस जे कैप डॉट जे। अब पीछे रिजल्ट्स के ऊपर आओ जरा, ये सारे क्या है, आई डॉट आई 1 है, जे डॉट आई 1 है, के डॉट के 1 है, ठीक है। और पीछे जाओ तो आई डॉट जे 0 है, आई डॉट के वो भी 0 है, तो सारे एक दूसरे के साथ क्या निकले। तो मतलब ओवरऑल कंसेप्ट ये 2 into 1, ये 2 into 0, ये 2 into 0, ये 1, ठीक है। तो आंसर क्या निकल गया, आंसर आ रहा है 2 + 1 दैट इज 3। ये मेरा आंसर। चेक कर लो एक बार, ये मेरा आंसर निकल गया, ठीक है। दिस इज माई आंसर, कंप्लीट आंसर, ठीक है। और एग्जाम में जब एग्जाम की बारी आती है, नो नीड टू राइट आई डॉट जे, पता ही आंसर 0 आना है, या डेट डॉट के पता ही 0 आना है, के डॉट आई, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल 0 वाली टर्म्स को मेंशन ही नहीं करना। ठीक है, सो दिस इज माई कंप्लीट आंसर। नोट कर लिया, कर लिया नोट बेटा। सेशन एक्सपायर हो गया था, कर लिया नोट, करो करो जल्दी, समझ में आ गया, ठीक है। पिछले रिजल्ट्स जो हमने लिखे हैं सिर्फ वही यूज कर लिए, सिर्फ वही यूज कर लिए। ठीक है, चलो मूविंग फर्दर, अगर आगे बढ़ूं तो मेरे पास निकल के आता है एप्लीकेशन इसकी, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो उसके बीच में मेरे पास निकल के आता है टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब आपको इतना पता चल गया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा निकल के आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट आपको पीछे मैंने सिखाई दिया कैसे लेना, तो ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस, कंफ्यूज मत हो, with x axis। It means यहां पर क्या दिया हुआ, अगर उसने x axis बोल दिया ना तो it means सॉल्यूशन के अंदर चलो a वेक्टर तो चलो आ गया यही, b वेक्टर दिया हुआ है j कैप, x axis की डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है, x axis की रिप्रेजेंट i कैप करता है। मैग्नीट्यूड दिया नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड की बात नहीं की, यही आ गया। अब अगर आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको,
कोफिशिएंट ऑफ आई कैप प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर, तो वो मेरे पास क्या निकल गया, √2 निकल गया। वो मेरे पास क्या निकल गया, √2 निकल गया। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या निकल गया, अगर इसे देख के चलो, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर दिया हुआ है 1, अब डॉट प्रोडक्ट अगर लें, तो cos थीटा क्या निकल गया, 1/√2। यहां से एंगल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो थीटा क्या निकल के आ जाएगा, थीटा आ जाएगा π/4, थीटा निकल के आ जाएगा π/4। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं, लास्ट टू प्रूफ। अब मैंने ये रिजल्ट पहले बता दिया, अब प्रूफ बता रहा हूं। ये आया कहां से, रिजल्ट आया कहां से, बहुत इजी है, बहुत छोटा, 3-4 स्टेप्स का है सर। ठीक है, 3-4 स्टेप्स का है। अब याद रखो, जब भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की बात की जाती है ना, तो इट मींस ए वेक्टर नीचे है, बी वेक्टर कहीं ना कहीं इधर जा, तो इस तरह से होता है। ठीक है, और आप बी वेक्टर का प्रोजेक्शन देख के चलोगे, यहां पर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, रुक जाओ, अभी बाद में करते हैं बात प्रोजेक्शन। ठीक है, अगर ये एंगल आपको दिया हुआ थीटा, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आ रहा है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंगली ये वाला जो ब्लैक कलर का निकल के आ रहा है, अब यहां पे ये रिप्रेजेंट करेगा बी कॉस थीटा, और ये रिप्रेजेंट करेगा बी साइन थीटा। इट मींस ये वाला पोर्शन आ गया बी साइन थीटा, ये आ गया बी कॉस थीटा। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की हेल्प के साथ पता चला। ठीक है, अब याद रखो, बी वेक्टर को क्या बोलते हैं, बी वेक्टर इज नोन एज प्रोजेक्शन, बी कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, वो होता है बी कॉस थीटा। प्रोजेक्शन को मैं बोल सकता हूं परछावां, पंजाबी च बाबा ना बाबा, परछावां, शैडो, शैडो बोल सकता हूं। किसके ऊपर, ए वेक्टर के ऊपर। ए वेक्टर तो ब्लू कलर का नजर आ रहा है, वो देखो सही, लेकिन बी का अगर आप दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में उसे डिवाइड करते हो, तो बी की प्रोजेक्शन जो निकल के आ रही है, दैट इज बी कॉस थीटा, तो वही निकल के आ रही है। ठीक है ना, दैट इज बी कॉस थीटा। नोट कर लो इस बात को।
अब ज्योमेट्रिकली अगर इसे देख के चलोगे, ठीक है, ज्योमेट्रिकली अब इस चीज को देख के चलते हैं। तो मैंने क्या लिया, राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो मैंने ये उठाया ए, ये मैग्नीट्यूड आ, ये भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इंटरचेंज कर लिया इसे। ठीक है, तो चाहे इंटरचेंज कर लूं चाहे ना करूं, तो ये क्या निकल गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही निकल गया। आप इतना याद रखिए बस कि बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। ये प्रूफ नहीं आएगा, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, मैं फिर कभी बताऊंगा आपको, अभी इसके चक्कर में रहने दो, कंफ्यूज कर जाएगा, लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, वो पेपर में आना भी नहीं है प्रूफ, आप यहां तक रखो। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, इसका समझ के चलो बस। तो प्रूफ की बजाय यहां पर हम ये कह सकते हैं दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये मेरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकल गया बस। ठीक है जी, सो आज का टॉपिक इतना ही, कल क्रॉस प्रोडक्ट के साथ निकल के आऊंगा। ठीक है जी, सो गुड इवनिंग फॉर टुडे।